सभी को नमस्कार। आज की सोशियोलॉजी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी 12वीं कक्षा का ये पाठ है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां। इसका हम भाग 2 पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा इसमें विषय आता है राष्ट्र या नेशन। इसको समझते हैं। राज्य एक ऐसा क्षेत्रीय समुदाय है, एक क्षेत्रीय शब्द है। राज्य एक ऐसा क्षेत्रीय समुदाय है जो प्रभुता संपन्न, सरकार द्वारा नियमित हो और बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो। यानी कि बाहर की कोई भी शक्ति उसको प्रचालित नहीं करती है, वो केवल आंतरिक व्यवस्था के माध्यम से ही चालित होता है और वो प्रभुता संपन्न होता है, यानी कि अपने ही जनता के द्वारा चलायमान होता है। उसको राज्य कहा जाता है। राष्ट्र समुदाय का एक अनूठा संगठन है जिसका वर्णन करना तो आसान है, परंतु उसकी परिभाषा देना कठिन है। राष्ट्र एक राज्य के लिए एक सर्वाधिक स्वीकार्य और न्यायसंगत साधन है, जबकि जनता राष्ट्र का एकमात्र वैध साधन है। भारतवासी अपने राज्य देश को एक राष्ट्र मानते हैं, जबकि पश्चिमी विद्वान इसे एक राष्ट्र न कहकर एक बहुराष्ट्रीय संघ का नाम देते हैं तथा अन्य विभिन्न राज्यों को राष्ट्र मानते हैं। इसको ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं वे सभी उनकी अपनी अपनी कुछ विभिन्न संस्कृतियां हैं, तो जिसके कारण एक भारत के अंदर एक अनेकों भारत बसते हैं और यही विविधता भारत की सबसे बड़ी शक्ति और संगठन है। सात्मीकरण एवं एकीकरण की नीतियां, पॉलिसीज ऑफ एसिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन। सामाजिक समायोजन की एक ऐसी प्रक्रिया को समंजन कहते हैं जिसके द्वारा संघर्षरत व्यक्ति या समूह स्थायी रूप में शांतिपूर्ण अंतःक्रिया द्वारा संघर्ष को रोकना स्वीकार करते हैं। एक संस्कृति द्वारा अपने से भिन्न दूसरी संस्कृति को अपने में घुला मिला लेने की प्रक्रिया को सात्मीकरण कहते हैं। जैसे कि भारत के अंदर हमने देखा है कि जो सनातन संस्कृति है उसके अंदर अनेकों संस्कृतियां आकर के घुल मिल गई। एकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी रचना के निर्णायक भागों में विभिन्नता होते हुए भी उनके आपसी संबंधों में संगठन होता है। सांस्कृतिक विविधता और भारतीय राष्ट्र राज्य, तो भारतीय दृष्टि से इसको समझने की कोशिश करेंगे सांस्कृतिक विविधता को। भारतीय राष्ट्र राज्य विश्व में एक सामाजिक व सांस्कृतिक विविधताओं से भरा देश है जिसकी जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है और जो विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत में लगभग 1632 विभिन्न भाषाएं एवं बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं और इनमें से 22 भाषाओं को कानूनी तौर पर सरकारी भाषा का दर्जा प्राप्त है तथा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में ये सभी हैं। भारत एक बहुधर्मी देश है। 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ 7 प्रमुख धार्मिक समूह निवास करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद। एक क्षेत्र विशेष में निवास करने वालों के अपने क्षेत्र के प्रति वह विशेष लगाव व अपनेपन की भावना है जिसे कुछ सामान्य आदर्श, व्यवहार, विचार तथा विश्वास के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्षेत्रवाद के कारण ही भारत में भाषा, संस्कृति, जनजाति और धर्म के आधार पर बने विभिन्न समुदायों के दर्शन होते हैं। सन 2000 में बने 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड। इनका गठन प्रमुख आधार इनकी निर्जातीयता, जनजातीय पहचान, भाषा, क्षेत्र और पर्यावरण की विविधता है। भारत में इस समय 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संविधान में राज्य और केंद्र से संबंधित कार्यों द्वारा क्षेत्रों की सूची दी गई है। भारतीय संघीय प्रणाली शासन व्यवस्था की एक बेहतर प्रणाली है, लेकिन फिर भी ये एक प्रणाली दोष मुक्त नहीं है, यानी कि इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां हैं जिसके कारण हमको अनेकों समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसके बाद आता है हमारा राष्ट्र, राज्य तथा धर्म, द नेशन स्टेट एंड द रिलीजन या रिलीजियस इश्यूज। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, किंतु इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। तो सामान्यतः अल्पसंख्यक का तात्पर्य उस समूह से लिया जाता है जो धर्म, भाषा और जाति की दृष्टि से बहुसंख्यक समुदाय से भिन्न एवं संख्या में कम होती है। किसी भी समूह को अल्पसंख्यक कहा जाए या नहीं, यह निर्णय एक राज्य की संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यानी किसी राज्य में किस समूह की जनसंख्या सबसे अधिक है उसको बहुसंख्यक घोषित करना चाहिए और जो संख्या कम है उसको अल्पसंख्यक घोषित किया जाना चाहिए। जैसे भारत के अंदर हम देखते हैं कि 28 राज्यों में से लगभग 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू जनसंख्या जो है वो बाकी दूसरे समुदायों की जनसंख्या के कंपैरिजन में कम है। उसके आधार पर उसकी व्याख्या होनी चाहिए। सामान्यतः अल्पसंख्यक वह है जो बहुमत से धर्म एवं भाषा की दृष्टि से कम संख्या में है। दूसरे शब्दों में किसी भी समाज की जनसंख्या में जिन लोगों का कम प्रतिनिधित्व होता है उसे ही अल्पसंख्यक कहते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बहुत प्रमुख भूमिका रही है, ये सभी हम जानते हैं। अब आता है संप्रदायवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद तथा राष्ट्र राज्य, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड द नेशन स्टेट।
तो इसको हम समझते हैं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आधुनिक राजनीति का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि भारतीय समाज में संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद तथा स्थानीय आवास जैसी भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए एक गंभीर चुनौती है। संप्रदायवाद किसे कहते हैं? संप्रदायवाद एक मनोवृत्ति है जिससे विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति अपने सीमित हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए दूसरे व्यक्तियों के हितों और अधिकारों की परवाह नहीं करते हैं। संप्रदायवाद ऐसी भावना है जो धर्म, भाषा और जाति पर आधारित होती है तथा देश के हितों की उपेक्षा करके सांप्रदायिक हितों को महत्व प्रदान करती है। संप्रदायवाद एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति के मन में अपनी जाति, धर्म या संप्रदाय के प्रति निष्ठा की भावना पैदा करती है, जिससे व्यक्ति अपनी जाति, धर्म या संप्रदाय को दूसरे में श्रेष्ठ समझता है, यानी कि अपने संप्रदाय को वो ज़्यादा अच्छा मानता है, जबकि दूसरे समुदायों के प्रति उसकी जो एक सम्मान की भावना होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण अनेक प्रकार की चुनौतियां उभर करके आ जाती हैं। अब संप्रदायवाद की कुछ विशेषताएं जिसके आधार पर हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि धर्म से संबंधित है, जो दूसरा समुदाय है उसके प्रति उपेक्षा का भाव मन में आ जाता है, अलगाव की स्थिति, क्षति का भय रहता है। जैसे कि हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर अधिकतर हिंदू समुदाय या क्रिश्चियन समुदाय के ऊपर जो है वो अनेकों संकट आते रहते हैं, कभी मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, तो ये क्षति का जो भय है वो लगातार बना रहता है। तिरस्कार एवं घृणा की भावना और अनुकूलन का अभाव, यानी कि वो उनके साथ में अनुकूलन, एडेप्टेशन नहीं बना पाते हैं। और इसके बाद में आता है हमारा धार्मिक कट्टरता। तो धार्मिक कट्टरता जो है ये इसके कारण जो संप्रदायवाद है वो और ज़्यादा तीव्र हो जाता है और उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। संप्रदायवाद की समस्या के कारण, कॉजेज ऑफ कम्युनलिज्म, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, जैसे कि हम देखेंगे फूट डालो और राज करो की नीति जो कि अंग्रेजों ने चलाई थी। उनकी पहली जनगणना के बाद में उन्होंने धार्मिक आधार पर बाइफर्केशन करना शुरू किया था। मनोवैज्ञानिक कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण आपको समझा दिए गए, क्योंकि लोग अपने ही समुदाय को श्रेष्ठ समझना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण वो दूसरे की उपेक्षा करते हैं। जाति व्यवस्था भी इसका एक कारण है, जैसे कि हम देखते हैं कि भारत के अंदर जाति व्यवस्था है तथा पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि जैसे मुस्लिम समुदाय के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय बने हुए हैं, जैसे कि शिया और सुन्नी, इनके अंदर जो विवाद है लगातार गल्फ कंट्रीज में देखा जाता है। सांप्रदायिक संगठन, अलग अलग सभी समुदाय अपने अपने संप्रदाय का संगठन बना लेते हैं, जो कि आगे चल करके एक संकट पैदा करते हैं। धार्मिक कारण, वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, हम देखते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से भी नेता अपने फायदे के लिए कई बार इस प्रकार की समस्याओं को जन्म दे देते हैं। असामाजिक तत्व, तो कई प्रकार के असामाजिक तत्व हर एक समाज में होते हैं जो कि इस प्रकार की भावना को और ज़्यादा तीव्र, इंटेंसिटी उसकी हाई कर देते हैं। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा संप्रदायवाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, जब हम पाकिस्तान का निर्माण विशेष धर्म के आधार पर किया गया था। तो इसके बाद आता है धर्मनिरपेक्षतावाद या पंथ निरपेक्षतावाद, सेक्युलरिज्म, यानी कि संप्रदायवाद को कैसे काउंटर किया जा सकता है, कैसे समाप्त किया जा सकता है, तो ये उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। धर्मनिरपेक्षतावाद या धर्मनिरपेक्षता एक ऐसे सिद्धांत पर आधारित है, सामाजिक नैतिकता की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें धर्म के नैतिकता के मापदंड तथा व्यवहार के निर्धारण के बिना हस्तक्षेप के वर्तमान जीवन तथा सामाजिक कल्याण की भावना पर बल दिया जाता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता आयातित अवधारणा न होकर मूल अवधारणा है। भारत में राज्य धर्म संबंधों के परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षतावाद अलगाव की या दूरी बनाने की बजाय सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करने पर बल देती है। उदाहरण के तौर पर सेक्युलर भारतीय राज्य सभी धर्मों का सम्मान करते हुए उनके पर्व पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करते हैं। धर्मनिरपेक्षवाद और राष्ट्रीय एकीकरण, तो भारतीय राज्यों में एक और दोहरा चरित्र अपनाया जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को समझेंगे कि एक ओर तो राज्य धर्मनिरपेक्षता की बात करता है और दूसरी ओर अल्पसंख्यकों को संरक्षण भी देना चाहता है। राज्य के इस दोहरे चरित्र से अल्पसंख्यकों के प्रति उसके अनुराग या तुष्टीकरण की नीति सामने आती है। इस संबंध में विरोधियों का यही कहना है कि तुष्टीकरण की नीति महज अपना वोट बैंक बनाना है, जबकि समर्थकों की दलील यह होती है कि इस प्रकार के विशेष संरक्षण के बिना अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में सम्मिलित करना संभव नहीं है और बहुसंख्यक समुदाय के मूल्यों और आदर्शों को जबरन अल्पसंख्यकों के ऊपर थोपने जैसा है। इसके बाद आता है हमारा राज्य और नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी एंड स्टेट। तो राज्य एक शब्द है जो राजनीतिक समिति के रूप में समुदाय की शांति, व्यवस्था व सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। कुछ विचारकों ने राज्य को इसके द्वारा किए जाने वाले सर्वव्यापी कार्यों के आधार पर संस्था मान लिया है। राज्य राजनीतिक संगठन की एक महत्वपूर्ण व आधारभूत संस्था है। सत्तावादी राज्य, दो प्रकार के राज्य होते हैं हम जानते हैं, एक डेमोक्रेटिक होता है, लोकतंत्रात्मक, और एक सत्तावादी होता है। तो सत्तावादी राज्य जो है वह एक ऐसा राज्य होता है जहाँ जनता की कोई सुनवाई नहीं होती है और जिनके हाथ में सत्ता है उनकी
उनकी किसी के प्रति जवाबदेही भी नहीं होती है। सत्तावादी राज्य में प्राय नागरिक स्वतंत्रता जैसे बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, राजनीतिक गतिविधियों की आज़ादी, अन्यायपूर्ण आदेशों से बचाव का अधिकार, कानूनी प्रक्रिया चलाने का अधिकार आदि पर अंकुश लगा दिया जाता है तथा जो सत्ताधीश होता है वो अपने हिसाब से ही सभी प्रक्रियाओं को चलाता है। अब इसमें एक हमारा विषय आता है नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी। हम देखते हैं अधिकतर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर एक सिविल सोसाइटी होती है जो कि सभी अधिकारों को सही तरीके से पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, उसको एक काउंटर करने के लिए ये सोसाइटीज़ होती हैं जो कि एनजीओज़ के रूप में सामने आती हैं। एक नागरिक समाज ऐसे गैर राज्य संगठनों, संस्थाओं जैसे कि एनजीओज़ मैंने बता दिया और आंदोलनों का एक समुच्चय है जो राजनीतिक, सार्वजनिक नीति और संपूर्ण समाज को अपनी क्रियाकलापों से प्रभावित कर न्याय के साथ साथ सभी नागरिकों को अधिकाधिक स्वतंत्रता देने की वकालत करता रहता है। तो आज का हमारा विषय यहाँ पे समाप्त होता है। ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसको सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि सभी वीडियोज़ आप तक समय पर पहुँच सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।